बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 11 ऑफ 9th क्लास मैथमेटिक्स बुक। इस चैप्टर में हम बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे अबाउट पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स। लेट्स स्टार्ट। पहली स्टेटमेंट है, इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर कंग्रेंट। ये पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी। तो इसमें ऑपोजिट साइड्स कंग्रेंट होती हैं। डी सी इज कंग्रेंट टू ए बी, मैयर ए बी इज इक्वल टू मैयर डी सी, और ये साइड इसके इक्वल हो गई। मैयर ए डी इज इक्वल टू मैयर बी सी। ओके, ऑपोजिट एंगल्स आर कंग्रेंट। पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ये एंगल बी एंगल डी के इक्वल हुआ। मैयर एंगल बी is equal to Mayer angle D and Mayer angle A is equal to Mayer angle C. Third, the diagonals bisect each other. ये देखिए, ये जो A और सी को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट है, इट इज नोन एज डायगोनल। तो ये एक डायगोनल हो गया, और अब डी और बी को मिला देते हैं, ये दूसरा डायगोनल हो गया। अब ये जो दोनों डायगोनल्स हैं, ए सी ने बी डी के दो बराबर टुकड़े कर दिए हैं, और बी डी ने ए सी के दो बराबर टुकड़े कर दिए हैं। ये और ये सेगमेंट बराबर है। ओके, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। याद रखिएगा, इस चैप्टर के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स हम पढ़ेंगे, उनके प्रूफ थ्योरम्स की शक्ल में बुक के अंदर मौजूद हैं, लेकिन हम जो प्रूफ सीखेंगे, जो थ्योरम सीखेंगे, वो चैप्टर नंबर 12 में सीखेंगे। अभी हम जो स्टेटमेंट्स हैं उनको सीखेंगे इस चैप्टर नंबर 11 के अंदर। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द बाइसेक्टर्स ऑफ टू एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम कट ईच अदर एट राइट एंगल। ये देखिए, अगर ये एक पैरेललोग्राम है, तो जो पैरेललोग्राम की सेम साइड पर एंगल्स हैं, इस एंगल का बाइसेक्टर, ये बाइसेक्टर है जिसने इस एंगल के दो बराबर टुकड़े कर दिए हैं, और इस एंगल का बाइसेक्टर, ये बाइसेक्टर है जिसने इस एंगल के दो बराबर टुकड़े कर दिए हैं। The bisectors of two angles on the same side of a parallelogram, ये देखिए दोनों एंगल पैरेललोग्राम की एक ही साइड पर लिए ना मैंने। The bisectors of two angles of the same side of a parallelogram cut each other at right angle। ये जो दोनों बाइसेक्टर्स एक दूसरे को जाकर मिले हैं, तो इन्होंने एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर कट किया है, यानी ये दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इफ टू ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर कंग्रेंट। देखिए, व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल? क्वाड्रिलेटरल a closed shape
with 4 sides, कोई भी हो सकती है। ये देखिए, ये 4 साइड्स हैं, 1 2 3 एंड 4। अब इस क्वाड्रिलेटरल की ऑपोजिट साइड्स कंग्रेंट नहीं है, ये इसके इक्वल नहीं, ये इसके इक्वल नहीं। अब ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी ऑपोजिट साइड्स कंग्रेंट हो, ये देखिए, ये जो क्वाड्रिलेटरल है ABCD, इसमें DC कंग्रेंट है AB के और AD कंग्रेंट है BC के। तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को जिसमें ऑपोजिट साइड्स कंग्रेंट हो उसे पैरेललोग्राम कहते हैं। ओके, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। ये देखिए, ये एक ट्राइंगल है ABC, हम AC का मिड पॉइंट ले लेते हैं और BC का मिड पॉइंट ले लेते हैं। अब इन दोनों को मिला देते हैं, E और F को। अब द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, इस लाइन सेगमेंट की बात हो रही है, इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। उसमें एक खूबी तो ये होगी कि वो तीसरी साइड के पैरेलल होगी। देख सकते हैं आप, ये कभी पैरेलल लाइंस विच नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर मैं इनको आगे बढ़ाता चला जाऊं तो ये कभी भी एक दूसरे को नहीं मिलेंगी। एंड और दूसरी खूबी क्या होगी इसमें, एंड इज इक्वल टू 1/2 ऑफ इट्स लेंथ। यानी पहली बात तो ये कि EF पैरेलल होगी AB के। दूसरी बात ये कि जो EF है, मैयर EF इज इक्वल टू 1/2 ऑफ मैयर AB। यानी अगर AB की लेंथ 8 सेंटीमीटर है तो इन मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट की लेंथ 4 सेंटीमीटर होगी। अगर ये 10 है तो ये 5 सेंटीमीटर होगी। दो बातें समझी ना आपने। वंस अगेन, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, ये 2 साइड्स के मिड पॉइंट लिए, इनको मिलाया। अब इस लाइन सेगमेंट के बारे में बतलाया जा रहा है कि पैरेलल टू द थर्ड साइड, एक तो तीसरी साइड के पैरेलल होगी, एंड 1/2 ऑफ इट्स लेंथ, और उसका हाफ हो, सॉरी 1/2 नहीं, हाफ ऑफ इट्स लेंथ, ये इसका हाफ होगी इस लेंथ का, ये जो लाइन सेगमेंट है मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली। उसके बाद हमें जानना है कंकरेंट लाइंस। 2 लाइंस तो हमेशा एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, 2 नॉन पैरेलल लाइंस। लेकिन अगर कोई तीसरी लाइन भी इसी पॉइंट से गुजरे तो ये कहलाती हैं कंकरेंट लाइंस। 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, 5 हो सकती हैं। More than 2 lines passes through a same point are called concurrent lines. Medians of a triangle, देखिए, अगर ये एक ट्राइंगल है ABC, तो ट्राइंगल की किसी भी साइड के मिड पॉइंट को, जैसे कि हम BC का मिड पॉइंट ले लेते हैं, ये हो गया मिड पॉइंट। इस मिड पॉइंट को ऑपोजिट वर्टेक्स से मिला दीजिए, ये A से मिला दीजिए। इट इज कॉल्ड मीडियन ऑफ द ट्राइंगल। अ लाइन सेगमेंट, ये जो AM है, AM इज मीडियन
of triangle ABC. A line segment joining the midpoint of the side of a triangle to opposite vertex. फिर देख लीजिए, ये ट्राइंगल है L M N, हम L M का मिड पॉइंट ले लेते हैं K और इस K को मिला देते हैं N से, तो K N इज मीडियन. नेक्स्ट स्टेटमेंट है द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट. ये देखिए, ये एक ट्राइंगल है ए बी सी. अगर मैं इसके तीनों मीडियंस गिराऊं, जैसे कि इसका मिड पॉइंट लूं M और इसको मिला दूं A से, ए बी का मिड पॉइंट लूं M2 कर लेते हैं M1 और M2 को मिला दूं मैं C से, और AC का मिड पॉइंट लूं M3 और M3 को मैं मिला दूं B से, तो ये तीनों मीडियंस कंकरेंट होते हैं, एक ही नुक्ता से गुजरते हैं. एंड दूसरी बात, एंड देयर पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, यानी जिस नुक्ते पर वो मिल रहे हैं, देयर पॉइंट ऑफ कंकरेंसी इज द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ईच मीडियन. ट्राइसेक्शन का मतलब ये बच्चों कि ये जो मीडियन था पूरा BM3, इसके टोटल 3 इक्वल पार्ट अगर हम कर दें 1, 2 एंड 3, तो ये 2 हिस्से एक तरफ हो जाएंगे और एक हिस्सा एक तरफ रह जाएगा. ओके, यानी ये जो मीडियन है AM1, अगर मैं इसके 3 हिस्से करूं तो 2 हिस्से एक तरफ हो जाएंगे और एक हिस्सा एक तरफ हो जाएगा. ट्राइसेक्शन, 3 में से 1, तीसरा हिस्सा. ट्राइसेक्शन, 3 में से तीसरा हिस्सा. देयर पॉइंट ऑफ कंकरेंसी इज पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ईच मीडियन. अगर इस मीडियन की ये जो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है, ये जो OM3, ये जो फासला है, अगर ये फासला हो 4 सेंटीमीटर, तो पता है अगर OM इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो पूरे मीडियन की लेंथ क्या होगी, यानी BM3, OM3 और BM3 पूरा मीडियन है ना ये, तो पूरे मीडियन की लेंथ क्या होगी, 4, 4 एंड 4, यानी 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन. नेक्स्ट स्टेटमेंट है इफ 3 or more parallel lines make congruent segment on a transversal. ये देखिए, ये 3 parallel lines हैं, AB, CD and EF. ये parallel lines हैं, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करने वाली. हम इनका एक ट्रांसवर्सल ले लेते हैं. ट्रांसवर्सल ऐसी लाइन जो 2 या 2 से ज्यादा लाइंस को इंटरसेक्ट करती हुई जाए, उसे ट्रांसवर्सल कहते हैं. अब MN हो गया ट्रांसवर्सल. अब अगर इन 3 पैरेलल लाइंस ने इस ट्रांसवर्सल के बराबर सेगमेंट किए हैं, यानी ये टुकड़ा और ये टुकड़ा अगर बराबर हैं, इक्वल हैं, तो फिर इन तीनों के रास्ते में कोई और ट्रांसवर्सल भी आएगा या कोई और लाइन भी जब इंटरसेक्ट करेगी, तो उसके भी वो बराबर ही टुकड़े करेंगे. इफ 3 or more parallel lines make congruent segment on a transversal, they also intercept congruent segments on any other line cuts them. कोई और लाइन भी अगर उन्हें कट करेगी तो वो उसके भी congruent पार्ट्स करेंगे.
उसके बाद स्टेटमेंट है अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, हम इस साइड का मिड पॉइंट ले लेते हैं, ये एक ट्राइंगल है ए बी सी, अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड पैरेलल टू एन अदर साइड ऑफ ए ट्राइंगल, और इसको किसी और रुख में नहीं लेके जाना, इस साइड के पैरेलल लेकर जाना है। ओके, ये देखिए ये ट्राइंगल है ए बी सी, हम इसका मिड पॉइंट लेते हैं और मैंने इसके मिड पॉइंट से लाइन गुजारी, लेकिन ये दूसरी लाइन के पैरेलल नहीं है, ये कुछ ही देर में जाके आपस में मिल जाएंगी और ये लाइंस ऐसी हैं जो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ये और ये पैरेलल हैं। तो फिर क्या होगा, अ लाइन passes through the midpoint of one side of a triangle and parallel to the other side bisect the third side, तो ये तीसरी साइड को भी बाइसेक्ट कर देगी, यानी कि ये इसके भी मिड पॉइंट से ही गुजरेगी। हमने तो एक साइड के मिड पॉइंट से गुजारी ना, लेकिन हमने दूसरी बात का क्या ख्याल रखा कि हमने इसको इसके पैरेलल किया। अब ये देखिए ये मिड पॉइंट से गुजर रही है, अब इसके पैरेलल नहीं, तो इसने ट्राइंगल की तीसरी साइड के बराबर टुकड़े नहीं किए, ये लेंथ ज्यादा है और ये लेंथ कम है। और अगर हम वन साइड के मिड पॉइंट से गुजारें और तीसरी लाइन के पैरेलल चलाते हुए जाएं, तो वो ट्राइंगल की थर्ड साइड को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी, यानी उसके मिड पॉइंट से गुजरेगी। ये इंफॉर्मेशंस थी और इसके बाद इंशाअल्लाह आप इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 11.1। One angle of a parallelogram is 130 degree. Find the measure of its remaining angles. ये देखिए एक एंगल 130 है, अब मेजर एंगल B जो है दैट इज इक्वल टू 130 डिग्री, और मुझे मेजर एंगल A फाइंड करना है, D फाइंड करना है और C फाइंड करना है। दो बातों का ख्याल रखना है, एक तो हमने पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ा कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, तो बाई देयरफॉर मेजर एंगल D तो हो गया 130 डिग्री। ओके, दूसरी बात का यह ख्याल रखना है आपने कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स, सम ऑफ all the angles of a parallelogram is 360 डिग्री। अच्छा, अब भाई 360 डिग्री में से ये दो एंगल्स निकाल दीजिए, इन दो का सम कितना हो गया, 130 एंड 130 260। अब ये जो A और C दोनों का सम है, मेजर एंगल A प्लस मेजर एंगल C, ये जो दोनों का सम है दैट इज इक्वल टू 360 माइनस 260 इज इक्वल टू 100 डिग्री। अच्छा, अब जब A और C इक्वल हैं, एज जब हम जानते हैं कि मेजर एंगल A इज इक्वल टू मेजर एंगल C, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के। अब भाई जब दो इक्वल एंगल्स का सम 100 है तो उनमें से हर एक कितना हुआ, जी हां, देयरफॉर मेजर एंगल A भी हुआ 50 डिग्री और मेजर एंगल C भी हुआ 50 डिग्री, ये भी 50 डिग्री और ये भी 50 डिग्री। दो बातों का ख्याल रखना है, एक कि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, दो कि उनका सम 360 होता है। Exercise 11.1, question number 2. One exterior angle formed on producing one side of a parallelogram is 40 degree.
पैरेललोग्राम की एक साइड को प्रोड्यूस कर दें तो यहां पर जो एंगल बना है दैट इज 40 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स। अब ये जितने भी अंदर वाले एंगल हैं, मेजर एंगल डी, मेजर एंगल ए, मेजर एंगल बी और मेजर एंगल सी हमने फाइंड करने हैं। पहले जरा यहां देखिए, ये जो दो एंगल्स हैं ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। एक स्ट्रेट लाइन के, देखिए स्ट्रेट लाइन के जो दो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उन्हें सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। और इन दोनों का जो सम होता है मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, अब यहां पर देखते हैं मेजर एंगल बी प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री और मेजर एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस 40 इज इक्वल टू 140 डिग्री। तो यहां पर तो एंगल बन गया 140 डिग्री। अब देयरफॉर मेजर एंगल डी कितना होगा, इसके ऑपोजिट यहां पर भी कितना होगा 140 डिग्री। अब भाई मेजर एंगल ए और सी का सम किसके बराबर हुआ, मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल सी, टोटल सम कितना होता है 360, उसमें से 140 और 140 280 माइनस कर दीजिए तो मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल सी बना 80 डिग्री। अब जैसा कि हम जानते हैं कि मेजर एंगल ए और मेजर एंगल सी तो इक्वल हैं, तो जब दो इक्वल एंगल्स का सम 80 है तो हर एक कितना होगा 40। देयरफॉर मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 40 एंड मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 40। ये निकला 40 डिग्री और ये भी निकला 40 डिग्री। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 11.4 क्वेश्चन नंबर 1। द डिस्टेंस of the point of concurrency of the medians of a triangle from its vertices are respectively 1.2, 1.4 and 1.6 centimeter. Find the lengths of the medians. ये जो point of concurrency है यहां से लेकर जो मिड पॉइंट तक का डिस्टेंस है वो दिया गया हुआ है 1.2, 1.4 एंड 1.6 और कहा जा रहा है कि पूरे मीडियन की लेंथ बदलाइए। तो आप जानते हैं कि ये जो मीडियंस का पॉइंट ऑफ कंकरेंसी होता है ये होता है पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। तो भाई ये जो ए ई है मीडियन, ए ई मेजर ए ई, ये वाला जो मीडियन है ये किसके बराबर होगा 1.4 इंटू 3 7.2 4.2 सेंटीमीटर। अब ये जो मीडियन है एफ सी, मेजर एफ सी दैट इज इक्वल टू 1.2 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर। और ये जो मीडियन है बी डी, मेजर बी डी दैट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 3 4.8 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट है रिव्यू एक्सरसाइज 11। फिल इन द ब्लैंक्स। इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, कंकरेंट, पैरेलल भी होती हैं या कंग्रेंट यानी इक्वल, दोनों में से दोनों जवाब दुरुस्त माने जाएंगे। इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल या कंग्रेंट, दोनों जवाब माने जाएंगे कंग्रेंट। डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम डैश ईच अदर एट अ पॉइंट, बाइसेक्ट ईच अदर। Medians of a triangle are concurrent, एक ही नुक्ता से गुजरते हैं ना। Diagonals of a parallelogram divide the parallelogram into
two congruent triangles. यकीनन अगर आपने पिछले लेक्चर को तवज्जो से सुना है तो ये ब्लैंक्स फिल करना आपके लिए कोई माने नहीं रखती। रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2। पैरेललोग्राम है और इन आंसर्स के जवाब देने हैं। ए बी और डी सी, ए बी एंड डी सी, यकीनन ये दोनों इक्वल साइड्स हैं। ए बी इज इक्वल टू डी सी। मैयर बी सी एंड ए डी, ये भी दोनों इक्वल साइड्स हैं। बी सी इज इक्वल टू ए डी। मैयर एंगल 1, अच्छा अब ये देखिए, ये ऑपोजिट एंगल्स में एक बाइसेक्टर गया हुआ है या डायगोनल गया हुआ है। इसने इस एंगल्स के भी दो बराबर टुकड़े कर दिए हैं। तो ये जो डायगोनल्स है, ये जो डायगोनल है, इसने इस एंगल के जो टुकड़े किए हैं ये ऑपोजिट आपस में इक्वल होंगे। ओके, मैयर एंगल 1 इज इक्वल टू मैयर एंगल 3 और मैयर एंगल 2 इज इक्वल टू मैयर एंगल 4। ये अल्टरनेट एंगल्स कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, find the unknowns in the given figures. n, x, y, m इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। ये पैरेललोग्राम है a b c d। अच्छा, अब भाई n तो वाजे नजर आ गया, ऑपोजिट एंगल्स हैं। n इज इक्वल टू 75 डिग्री, एक आंसर तो मिल गया। अच्छा, अब इन दो की बात करते हैं m और x की। मैयर एंगल m प्लस मैयर एंगल x, इन दोनों का सम क्या होगा? हमने पढ़ा ना कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 360। तो 360 माइनस इन दो एंगल्स का सम, तो 75 एंड 75 कितना हो गया? 150 माइनस 150। तो मैयर एंगल m प्लस मैयर एंगल n इज इक्वल टू 210। अच्छा, एज मैयर एंगल m इज इक्वल टू मैयर एंगल n, अब जब ये दोनों बराबर हैं और दो बराबर एंगल्स का सम 210 है तो हर एक कितने डिग्री का होगा? देयरफॉर मैयर एंगल m इज इक्वल टू इसका हाफ, है ना, वो बन जाएगा 105 और मैयर एंगल n भी कितना बन जाएगा? 105। अब ये m कितना बना? 105 डिग्री और n कितना बना? 105 डिग्री। x, सॉरी ये x था, सॉरी x एंड x। अच्छा, अब रह गया तीसरा एंगल y। तो यहां पर हम सप्लीमेंट्री एंगल्स का पोस्टुलेट लगाएंगे। मैयर एंगल x प्लस मैयर एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री, इन दोनों का सम। ये स्ट्रेट लाइन बन गई ना, ये वाली, तो स्ट्रेट लाइन के सप्लीमेंट्री एंगल्स ये दोनों बन गए। तो x की वैल्यू हमारे पास है, दैट इज 105 प्लस मैयर एंगल y इज इक्वल टू 180। तो देयरफॉर मैयर एंगल y इज इक्वल टू 180 माइनस 105 एंड द रिजल्ट इज 75 डिग्री। मैयर एंगल y कितना निकला? 75 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4, इन द गिवन फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अगर ये जो फिगर है पैरेललोग्राम है तो फिर क्या फाइंड करें? x और m, ये m और ये x। अच्छा, पहले हम यहां बात कर लेते हैं। ये ऑपोजिट एंगल, अगर ये पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट एंगल्स बराबर होंगे, यानी 11x इज इक्वल टू 55। x is equal to 55 over 11 and x is equal to 5 डिग्री। एक बात का तो जवाब हमें मिल गया। अच्छा, अब जरा देखिए, ये 55, ये एंगल भी कितना हो गया? 55।
अब ये जो दो एंगल्स हैं, इन दो का जो सम है, अब यहां कोई मिसिंग तो नहीं, मैंने कोई वैल्यू ड्रॉप तो नहीं कर दी। 1 second प्लीज। चलिए 5m प्लस, अच्छा जी, अब ये जो है 5m प्लस 5m प्लस 10, और इधर भी क्या एंगल होगा 5m प्लस 10, तो ये इसका ट्वाइस हो गया ना, दो एंगल। तो अब ये जो दो एंगल्स हैं, इनका जो सम है दैट इज इक्वल टू 360 माइनस इन दोनों का सम। तो 55 और 55 कितने हो गए 110। ओके, ट्वाइस ऑफ 5m प्लस 10 इज इक्वल टू 250। 2 डिवाइड करेगा 5m प्लस 10 इज इक्वल टू 250 ओवर 2, and 5m plus 10 is equal to 125। अब यहां से m फाइंड कर लेते हैं। 5m is equal to 125 minus 10, and 5m is equal to 115, and m is equal to 115 over 5, वहां जाके डिवाइड करेगा, and 5 2s are 10 and 5 3s are 15। तो m की वैल्यू कितनी बन गई 23 डिग्री, सॉरी नॉट डिग्री, m की वैल्यू कितनी होगी 23। यहां 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये अगर 5m प्लस 10 है तो ये भी 5m प्लस 10 ही हो गया ना, ये 2 टाइम्स आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, द गिवन फिगर LMNP इज पैरेललोग्राम, find the value of m and n। पैरेललोग्राम है तो उसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। तो पहली बात तो ये हो गई कि 8m माइनस 4n इज इक्वल टू 8, ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी दफा हो गया 4m प्लस n इज इक्वल टू 10, ये बन गई सेकेंड इक्वेशन। अब इन दो इक्वेशंस में से m और n फाइंड करने के तरीके हम चैप्टर नंबर 1 में सीख चुके हैं, जिसमें हमने सीखा था क्रैमर रूल एंड मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। आप उन दोनों में से किसी तरीके को भी इस्तेमाल करते हुए m और n की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। मैं यहां एक और मेथड से m और n की वैल्यूज को फाइंड करूंगा। तवज्जो रहे, इसमें यह होता है कि कोफिशिएंट्स एक जितने कर लेते हैं, खा m के खा n के। मैं इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी 4n बन जाएंगे। ओके, 8m माइनस 4n इज इक्वल टू 8, 4m प्लस n इज इक्वल टू 10। मैं इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं। 8m minus 4n is equal to 8, 4 4s are 16m plus 4n is equal to 40। अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देता हूं, ये कट गए। अब 16m एंड 8m ये हो गए 24m इज इक्वल टू 48, और m क्या बन जाएगा 48 ओवर 24 एंड दैट इज इक्वल टू 2। अब इस m की वैल्यू मैं दोनों में से किसी इक्वेशन में भी पुट करके तो n निकाल सकता हूं। पुट m इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। 8m माइनस 4n इज इक्वल टू 8, 8 इंटू 2 माइनस 4n इज इक्वल टू 8, 16 माइनस 4n इज इक्वल टू 8, माइनस 4n इज इक्वल टू 8 माइनस 16, माइनस 4n इज इक्वल टू माइनस 8, माइनस कट गया, n इज इक्वल टू 8 ओवर 4 एंड n इज इक्वल टू 2। ये n की वैल्यू और ये m की वैल्यू।
Review exercise question number 6. Sum of the opposite angles of the given parallelogram is 110. ये देखिए इन दोनों का सम 110 है. Find the remaining angles. P और M फाइंड कीजिए. तो मेजर एंगल P प्लस मेजर एंगल M इज इक्वल टू 360 माइनस इन दोनों का जो सम है 110. तो मेजर एंगल P प्लस मेजर एंगल M इज इक्वल टू 250. अब एस चूंकि मेजर एंगल P इज इक्वल टू मेजर एंगल M, ऑपोजिट एंगल्स है ना पैरेललोग्राम के, तो इक्वल होने हैं. तो दो इक्वल एंगल्स का सम जब 250 है तो देयरफॉर हर एक कितना होगा, मेजर एंगल P इसका हाफ होगा 125 एंड मेजर एंगल M इज इक्वल टू 125 डिग्री. ये भी 125 डिग्री और ये भी 125 डिग्री. ये था बच्चों चैप्टर नंबर 11 जिसमें हमने पैरेललोग्राम और ट्रायंगल्स से रिलेटेड बहुत अहम इंफॉर्मेशन हासिल की. आप इसको तवज्जो से सुनिए. इनमें रिटन प्रैक्टिस बहुत कम है. एक्सरसाइजेस के चंद क्वेश्चंस हैं जिनकी आपने प्रैक्टिस करनी है. बाकी सारा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है और इसको अच्छी तरह तैयार करने से आप बहुत से MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस का जवाब दे सकेंगे. थैंक यू वेरी मच.